नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आरती द्विवेदी। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज सिविल सर्विसेज डे है, तो पहले तो इसकी बधाई। हम उसी से जुड़ी हुई एक कड़ी हैं। सिविल सर्विसेंट्स को हम अभिनंदन करते हैं। ये वो धुरी है जिस पर हमारी सरकार की नीतियों का रथ सफ़र करता है, यानी कि जिस रथ में बैठकर सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन होता है, उसके पहिए हमारे ये सिविल सर्वेंट्स भी होते हैं। तो इस तैयारी की फील्ड में इस कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय आप सभी लोग जोश खरोश से जुड़े रहें, तैयारी करते रहें। अंधेरा आता है तो सूर्य भी निकलता है, पुनः नया प्रकाश आता है। आज यूपीपीसीएस ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, हो सकता 21 जून को एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा ले। तो हमें अपने पूरे जोश और हौसले के साथ आगे बढ़ना है, हमें अपनी तैयारी जारी रखना है, हमें कोई नहीं हरा सकता। ऐ रात मेरी तुम भी जरा सोच के बढ़ना, ऐ रात मेरी तुम भी जरा सोच के बढ़ना, पहचान ले मुझको कि मैं आरती का दिया हूँ, पहचान ले मुझको कि मैं आरती का दिया हूँ। इसी के साथ हम आगे की न्यूज़ डिस्कशन करते हैं। द इनविजिबल फेस ऑफ द फॉल आउट। ये फर्स्ट पेपर, मेंस का फर्स्ट पेपर से जुड़ा हुआ टॉपिक है, सोशल इशू भी है। इसमें महिलाओं की स्थिति के बारे में बताया गया है। इसमें बताया है कि आपदा के समय सबसे अधिक प्रभावित महिलाएं होती हैं। इसका एक रीज़न ये बताया है कि केयर गिवर के कारण अधिक प्रभावित होती हैं। केयर गिवर का मतलब है कि ये देखभाल करती हैं। अधिकतर महिलाएं घर में और बाहर लोगों की देखभाल का कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं और ये लोग अपनों को छोड़कर कहीं भी जा नहीं सकती। कोई भी वायरस इन्हें पकड़े, कुछ करे, लेकिन ये केयर करने की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटती, इसलिए प्रभाव भी इन पर अधिक पड़ता है। अन्य प्रकार की जो आपदाएं होती हैं उनमें भी महिलाएं ही अधिक प्रभावित होती हैं। जैसे बाढ़ आदि में ये अधिक प्रभावित हो जाती हैं, क्योंकि ये इनके पास स्किल्स की कमी होती है। जैसे इन्हें तैरना ना आने के कारण इनके डूबने की संभावना अधिक रहती है। यूएसए आदि में भी टॉर्नेडो के समय महिलाएं अधिक प्रभावित होती हैं, ऐसा इस लेख में बताया गया है। और एक और चिंता का विषय है, कोरोना के बाद जब नौकरी की छंटनी होगी तो ऐसे में भी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की छंटनी अधिक होती है, इनके वेतन में कटौती अधिक की जाती है। ये भी एक चिंता का विषय है। और कोविड-19 के समय में सर्वाधिक नर्स महिलाएं ही हैं, आशा कर्मचारी भी हैं, तो इनका प्रभावित होना स्वाभाविक ही है। अतः एक बात और भी है कि इन महिलाओं को वायरस से तो खतरा है ही, साथ ही सामाजिक जो असामाजिक तत्व जिन्हें कहा जाए, उनका भी प्रकोप झेलना पड़ता है। जैसे खबरों में अटैक की खबरें आई, इन पर पथराव किए गए, जो निंदनीय था। वर्क फ्रॉम होम में भी इन पर दोहरा दबाव है, क्योंकि हमारा समाज कितना भी आगे बढ़ गया हो, फिर भी अभी घरेलू कामों में महिलाओं को आगे आना पड़ता है और घर के काम महिलाओं की ही जिम्मेदारी माने जाते हैं। इसलिए उन्हें घर के साथ साथ जब उन्हें बाहर की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है तो उनके पास दोहरा दबाव होता है। मानसिक तनाव में वृद्धि हो रही है, क्योंकि बर्डन बहुत है इससे भी, और नौकरी जाने की संभावनाएं भी हैं, जैसी खबरें आ रही हैं, इनसे इनका मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है। घरेलू हिंसा में भी वृद्धि हो रही है, जैसे कि जो लोग ड्रिंक आदि करते हैं, उन्हें ड्रिंक भले ना मिल रहा हो पर उनका चिड़चिड़ापन अधिक बढ़ गया है, और इससे भी महिलाओं पे घरेलू हिंसा हो रही है और महिलाओं का मानसिक तनाव या अवसाद, डिप्रेशन बढ़ रहा है। अतः कुछ एनजीओ को और अन्य संस्थाएं जो सरकार निर्धारित करे
इन पर ध्यान देना चाहिए। महिलाओं की स्थिति का ब्यौरा लेकर उनके सुधार की आवश्यकता है, उनके सुधार पर ध्यान दिया जाए। एक और टॉपिक है जो सेकंड पेपर से रिलेटेड है। इसमें हमारे ईयर पावर के बारे में बात की गई है। जब हमारे कोविड-19 की जब सूचना मिली तो हमारे देश के एयर पावर ने, जैसे सिविल्स एयरलाइन ने भी और जो सेना की एयरलाइंस हैं उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विदेशों में फंसे हमारे भारतीयों को हमारे देश में लेकर आए। पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने राहत सामग्री के साथ फ्रैंकफर्ट के लिए विशेष उड़ानों के संचालन के लिए एयर इंडिया को एक प्रशंसनीय संदेश भेजा था। यह भारतीय वायु शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका संकेत है जो पिछले 2 महीनों में विशेष रूप से दिखाई दी। कोरोना वायरस के फैलने के तुरंत बाद एयर इंडिया ने चीन के वुहान से भारतीय नागरिकों को निकाला। भारत के ध्वजवाहक ने तब से अपने दूतावासों के अनुरोध पर अन्य देशों के भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भारत से निकालकर भी अपनी सेवा जारी रखी। एक और आर्टिकल है द हिंदू का, इम्प्लीमेंट आरोग्य सेतु बट ओनली थ्रू लॉ। आरोग्य सेतु के लिए कयावत हो रही है कि इसको प्रयोग करने से निजता का हनन भी हो सकता है। इसका अगर हैकिंग हुआ, इसका कुछ हुआ तो ये लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अतः सरकार को इसके लिए कानून बनाना चाहिए। आरोग्य सेतु की तरह ही चीन में भी एक ऐप तैयार किया गया था। इससे आरोग्य सेतु से क्या होगा लाभ, इससे संक्रमण की स्थिति का पता लगेगा। इससे सरकार ई पास बना सकती है कि जो लोग सुरक्षित हैं वो बाहर फिजिकल डिस्टेंस बनाते हुए बाहर आ जा सकते हैं और जो संक्रमित हैं उनकी जांच हो सकती है और उन पर कहीं आने जाने के लिए रोक लगाई जा सकती है, उन्हें क्वारंटाइन में रखा जा सकता है। परंतु इसके लिए सरकार को कानून बनाना होगा ताकि इसका सही से उपयोग हो सके। जिस तरह से पहले आधार कार्ड के लिए विवाद उठे थे और निजता का अधिकार का उल्लंघन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी, उसी प्रकार से इसके प्रति भी अनेक विवाद हो सकते हैं। इसलिए सरकार को इसके लिए कानून बनाना चाहिए। आपातकाल में मूल अधिकारों का हनन स्वाभाविक है, अतः वो मूल अधिकारों को पर रोक लगा सकते हैं, लेकिन सरकार कानून बनाए तब, और सरकार इसके डाटा का प्रयोग कर सकती है पर अन्य कोई इसके डाटा का प्रयोग नहीं करेगा, इस बात की गारंटी जनता को दे तब। आरोग्य सेतु की तर्ज पर नया ऐप लाने की तैयारी में आयुष मंत्रालय। एक नया ऐप भी बनाने की बात चल रही है। कोविड का पता लगाने में कारगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जानते हैं दोस्तों कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो कंप्यूटर के इंसानों की तरह व्यवहार करने की धारणा पर आधारित है। इसके जनक जॉन मैकार्थी हैं। ये पीटी में भी पूछा जा सकता है। यह मशीनों को सोचने, समझने, देखने, समस्या हल करने और निर्णय लेने जैसी संज्ञानात्मक कार्यों को कार्य करने की क्षमता को सूचित करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शोध की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है कृत्रिम तरीके से बौद्धिक क्षमता का विकास करना। इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर संचालित करने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क कार्य करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक, सीमित स्मृति, मस्तिष्क सिद्धांत एवं आत्मचेतन जैसी अवधारणाओं पर कार्य करता है। यह आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए लाभदायक टॉपिक है, अतः इसको विस्तार से भी पढ़ लें। तकनीकी पहल का निर्णायक पड़ाव। दैनिक जागरण की खबर है, डिजिटल शिक्षा को पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था के पूरक के रूप में अपनाने का मॉडल भले ही आज स्वीकार्य रूप में है, लेकिन
समग्र शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल माध्यम से पूरा करना अभी एक बड़ी चुनौती है। भले ही लॉकडाउन समाप्त होने के बाद इसकी बाध्यता नहीं रह जाएगी, लेकिन यह मुहिम आगे और जोर पकड़ेगी, क्योंकि तकनीकी युग में और व्यस्तता के दौर में छात्रों को इसके रूप में एक सरल और बेहतर विकल्प मिलता हुआ दिख रहा है। अच्छा प्रयास भी रहेगा, ऑनलाइन दूर दराज में जो लोग हैं उनके लिए लाभकारी भी सिद्ध होगा, परंतु इस पर ध्यान दिया जाए कि ये वास्तव में सभी के लिए कारगर सिद्ध हो पाएगा कि नहीं। नेटवर्क की उतनी पकड़ सब जगह है अथवा नहीं, इस बात पर ध्यान देने के बाद ही इसका निर्णय लिया जाए। और ये भी ध्यान दिया जाए कि गांव तक सुगम हो ई शिक्षा की पहुंच। क्या गांव तक ई शिक्षा पहुंच पाएगी? तो ध्यान दिया जाए कि गांव में जो पढ़ाई होती है वो वहाँ की स्थानीय भाषा में होती है, और जो इंटरनेट से शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी उसमें अधिकतर तो अंग्रेजी ही माध्यम होता है, कहीं कहीं हिंदी का प्रयोग होता है, पर स्थानीय भाषा प्रयोग करना आसान नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था की जाए कि गांव तक जो शिक्षा पहुंचाई जाए उसमें इस तरह के ऐप बनाए जाएं जिन्हें स्थानीय भाषा में भी समझा जा सके। एक और खबर है कोरोना के योद्धा, यानी कोई कोरोना संकट के बाद श्रम की जगह लेंगे रोबोट। ऐसी कयावत लग रही है कि आगे रोबोट काम करेंगे। जब इस कोविड-19 से छुटकारा मिलेगा तो कंपनियों में श्रम कौन करेगा? रोबोट करेंगे, जिससे बीमारियों का खतरा नहीं होगा। ये एक अच्छी भी पहल मानी जा सकती है तकनीकी के आधार पर, परंतु इसे अगर सामाजिक आधार पर देखा जाए तो ये मानव के श्रम का स्थान ले लेंगे तो मानव की बेरोजगारी और बढ़ जाएगी, और मानव किस तरह अपनी जीविका चलाएगा इस पर भी जरूर ध्यान दिया जाए। कोरोना के खिलाफ हथियार बनेगी एंटीबॉडी टाइटर किट, यानी कि जो प्लाज्मा से इलाज करने की बात थी, प्लाज्मा थेरेपी से, वो सफल सिद्ध हो रही है। तो उसी के आधार पर प्लाज्मा थेरेपी के लिए टाइटर किट बनाई जा रही है, जो जल्दी ही कोविड-19 के इलाज में कारगर सिद्ध होगी। अगला एडिटोरियल है दैनिक जागरण का, उत्पादन संग मांग बढ़ाने का रास्ता। अर्थशास्त्र में एक बात आती है, ये आपके थर्ड पेपर के लिए उपयोगी है। अर्थशास्त्र में एक बात आती है कि मांग और आपूर्ति का सिद्धांत, यानी कि जिस प्रकार से मांग बढ़ती है उसी आधार पर आपूर्ति बढ़ती है। तो मांग और आपूर्ति का चक्र चलता है। तो आगे आ रहा है कि कंपनियों को सब्सिडी देकर, उनको ऋण मुहैया कराकर किसी तरह से उत्पादन को बढ़ाया जाए। लेकिन इसमें लेखक का कहना है कि सिर्फ अगर उत्पादन बढ़ा दिया गया तो बाजार में पहुंचेगा, परंतु बाजार में खरीदार होना आवश्यक है। तो खरीदेगा कौन? अगर लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो उसे नहीं खरीदा जाएगा, तो वो तो आपूर्ति अधिक होगी, मांग कम होगी, तो ये सही कर्व नहीं बनेगा। अर्थात छोटे छोटे उद्योग लगाकर पहले श्रम को बढ़ाया जाए और फिर उनके साथ उन्हें जो उस श्रम से उन्हें जो वेतन मिलेगा उससे वो मांग बढ़ेगी, उससे वो उत्पादों की मांग करेंगे, और उस मांग के बढ़ने पर जब हम उत्पादन करके उत्पाद मार्केट में लाएंगे तो वो अधिक से अधिक बिकेंगे और हमारा चक्र सुचारू रूप से चलेगा। यानी कि उत्पादन बढ़ाने के पहले हमें मांग जनरेट करनी होगी। हम पहले मांग बढ़ाएंगे तब उत्पादन बढ़ाएंगे। इतनी ही जरूरी खबरें थी जो हमारी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवश्यक हैं। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें तथा अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।